मैं हूं आशुतोष और आप मेरे साथ इस वक्त देख रहे हैं नेशनल कवरेज के डिजिटल कारवां पर व्यक्ति विशेष में आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह जी, जो अपने वैचारिक पहचान के लिए उत्तर प्रदेश के भाजपा कैडर में जाने और पहचाने जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र सिंह जी। धन्यवाद। सबसे पहले, चूंकि आपका जो इस समय पोर्टफोलियो है उसमें पूर्वांचल शब्द लगा हुआ है, पहले पूर्वांचल विकास बोर्ड, तो पूर्वांचल को तो विकास की बहुत सख्त जरूरत है। उसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग, आपकी सरकार क्या कर रही है? देखिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने दो बोर्डों का गठन किया, एक पूर्वांचल विकास बोर्ड, दूसरा बुंदेलखंड विकास बोर्ड। पूर्वांचल विकास बोर्ड के अंदर 8 मंडल हैं, कमिश्नरी है और 28 जिले हैं। इस बोर्ड के माध्यम से इन 28 जिलों में विकास की गति को एक तो तेज किया जाए और वो कौन से बाधक तत्व हैं जिसके कारण आज भी पूर्वांचल पिछड़ा हुआ है, उन बाधक तत्वों को दूर किया जाए। इसके लिए ये बोर्ड सुझाव देता है और गवर्नमेंट फिर उस पर चिंतन मनन करती है और उसको आगे पास करती है। क्या सुझाव दिए जो अभी तक ज़मीन पे उतरा दिखाई नहीं देता कुछ? देखिए, बोर्ड अभी पहली बार बना है, इसके पहले ये बोर्ड नहीं था। 28 दिसंबर 2018 को इस बोर्ड की स्थापना विधानसभा में प्रस्ताव संकल्प लाके किया गया था और हम लोग इस बोर्ड की जिम्मेदारी 9 मार्च 2019 को संभाले। प्रक्रिया चल रही है, प्रदेश स्तर पर इनकी बैठकें हुई हैं, 4 बैठकें अब तक इसकी हो चुकी हैं और आगे राष्ट्रीय स्तर की गोष्ठी गोरखपुर विश्वविद्यालय में और आयोजित है। तिथि पहले निर्धारित थी 27, 28, 29, लेकिन चुनाव के नाते, चूँकि चुनाव चल रहे समय विधान परिषद के, इस कारण उस तिथि को टालना पड़ा है। उस राष्ट्रीय स्तर की गोष्ठी में विकास के जितने भी क्षेत्र हैं उन सब क्षेत्रों पर और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होगी और उससे एक नई दिशा बनेगी, उस दिशा में गवर्नमेंट काम करेगी। जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, विकास के जो आयाम हैं वो आम आदमी की नज़र में यही होते हैं कि सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो और उद्योग हो। बेसिकली किस पर एम्फेसिस करना है इस पूर्वांचल विकास बोर्ड को? क्या करना है एक्चुअली ज़मीन पर, या किस तरह के परामर्श देने हैं उसको? जिन आयामों को आपने गिनाया है उसके अतिरिक्त भी बहुत से आयाम हैं और सभी विकास के जितने भी क्षेत्र हैं सब पर समग्र चिंतन किया जा रहा है। और ये जो राष्ट्रीय स्तर की सेमिनार, जो वेबिनार के रूप में होने जा रहा है गोरखपुर विश्वविद्यालय में पूर्वांचल विकास बोर्ड के अंतर्गत, नियोजन विभाग के अंतर्गत, उसमें इसकी एक स्पष्ट रूपरेखा प्रदेश के सामने आएगी और उसके अनुरूप फिर गवर्नमेंट काम करेगी, सरकार काम करेगी। आप एमएलए रहे हैं, आजमगढ़ के लालगंज का इलाका है, आप वहाँ से 2 टर्म एमएलए रहे, तो एक जो राजनीतिक संचेतना होनी चाहिए जनपद में, जो कि मैं अब आपके जुड़े मसले से थोड़ा सा अलग बात कर रहा हूँ, अभाव महसूस किया जा रहा है इस जनपद में। पूर्वांचल में आजमगढ़ एक ऐसा जिला है जहाँ से अखिलेश यादव सांसद हैं, बगल से नरेंद्र मोदी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और मुख्यमंत्री खुद भी आजमगढ़ के सटे हुए पड़ोसी जनपद से हैं, लिहाजा कि ये एक महत्वपूर्ण जगह है। और यहाँ के अधिकारियों का आम जनमानस से जो फीडबैक आ रहा है वो ये आ रहा है कि बीजेपी के वर्कर्स की आवाज़ एडमिनिस्ट्रेटिव टेबल्स पर नहीं सुनी जा रही है। आप कभी चर्चा करते हैं, बात करते हैं इस बारे में मुख्यमंत्री जी से? बीजेपी का जनाधार काफ़ी नीचे तक पड़ चुका है और बहुत स्तर पर कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर से लेकर के और प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता भी इस प्रदेश में हैं और हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि कार्यकर्ताओं की बात सुनी नहीं जा रही है। कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाती है, लेकिन एक सीमा के अंतर्गत।
क्योंकि कार्यकर्ताओं से समाज की अपेक्षा बहुत अधिक है। इस कारण कई बार दिक्कत आती है। जो काम नहीं भी करनी है उसके लिए भी कार्यकर्ता कई बार दबाव बनाता है, लेकिन उसका समाधान निकलता है। जिले स्तर पर भी, ब्लॉक स्तर पर भी, तहसील स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर उन समस्याओं का समाधान होता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से इस दृष्टि से बात होती रहती है। अभी पिछले दिनों ही दिवाली के बाद मेरी उनसे बात हुई थी मंदिर में, और उन्होंने उनसे पूछा कि आजमगढ़ ज़िला कैसा चल रहा है। तो हमने कहा कि आप हमसे बेहतर जानते हैं, और सामाजिक समीकरण से थोड़ा ज़िला ये ठीक नहीं है बीजेपी के लिए, फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और पार्टी का भी पूरा प्रयास है कि अगले 2022 के चुनाव में अच्छी सफलता यहाँ से मिले। अच्छा, आजमगढ़ एक ऐसा जनपद है जहां से एक जमाने में कभी राज्यसभा के 6 सांसद हुआ करते थे, विधान परिषद के ढेर सारे लोग होते थे, जिससे तमाम वैचारिक बातें सदन में उठती थी जहां उनको उठना चाहिए। वहां एक शून्यता आ गई है। आजमगढ़ जनपद का प्रतिनिधित्व ना तो राज्यसभा में है ना तो विधान परिषद में है। आप जैसा वैचारिक व्यक्ति जो संघ की धारा से भी जुड़ा हुआ है, जिसे बीजेपी के ग्रास रूट लेवल की जानकारी है, आपको बीजेपी राज्यसभा में आने वाला जो वक्त है, चुनाव होने वाले हैं, विधान परिषद के भी आगे आएंगे, तो उसमें क्या आप उम्मीद करते हैं कि आजमगढ़ की आवाज़ बुलंद होगी? देखिए, आपने कहा कि सपा बसपा के 5-5, 6-6 राज्यसभा सांसद रहे हैं, तो उनका यहाँ प्रभाव रहा है, उनके विधायक रहे हैं, उनका और सामाजिक समीकरण के हिसाब से उनका जनाधार रहा है। इस नाते पार्टी ने उसको महत्व दिया था। ये ठीक है कि यहाँ से कोई राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, लेकिन विधान परिषद में प्रदेश के उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक जी हमारे विधान परिषद के सदस्य हैं, उन्हें भी आजमगढ़ की चिंता रहती है, और आगे 30 जनवरी के पहले कुछ सीटें खाली होने वाली हैं। अब ये पार्टी के सोचने का विषय है कि वो किन लोगों को अवसर देती है, ये पार्टी का अपना विषय है, और उसके हिसाब से और पार्टी निर्णय करेगी। नहीं, माफ़ कीजिएगा, मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ। ये जो विजय बहादुर पाठक जी हैं वो लखनऊ से उन्होंने अपना वो किया है, और ये जो राज्यसभा और विधानसभा की सीटें भरी जाती हैं वो एमएलएज की संख्या के बल पे भरी जाती हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ। ठीक है, उसमें इस बात का कोई योगदान नहीं है कि जनता ने वोट दिया है और आपकी सरकार है, इसका मतलब कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में एमएलएज हैं। जब मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आजमगढ़ के प्रतिनिधित्व को क्यों नकारा जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, पिछली बार हमारे वो यशवंत सिंह जी को भी, चूँकि वो बगल के ही ज़िले के हैं, यहीं से अवसर दिया गया, आजमगढ़ मोड़ का मान करके दिया गया। विजय पाठक को भी अवसर दिया गया। तो परिस्थितियाँ हैं। अब आगे इस 12 सीटें खाली हो रही हैं, इसमें 10 भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता विधान परिषद में जाएंगे। प्रदेश बहुत बड़ा है और प्रदेश के बहुमुखी विकास के लिए पार्टी निर्णय लेगी। चलिए, नेशनल कवरेज ये अपेक्षा करता है कि आप जैसे वैचारिक व्यक्ति को सदन में आवाज़ उठाने का मौका मिलेगा। अब हम फिर लौटते हैं अपने गृह जनपद में। यहाँ ब्लैक पॉटरी का एक बड़ा उद्योग है जो विश्वविख्यात है। यहाँ मुबारकपुर की साड़ियों का, बनारसी साड़ियों का बहुत बड़ा व्यापार है और वो विख्यात भी है। क्या और योजना है यहाँ के उद्योगों को सजाने और संवारने की आपके मन में, चूँकि आपकी ये कर्मभूमि भी है, जन्मभूमि भी है? क्या करना चाहते हैं आजमगढ़ के लिए? हम लोग अपने पूर्वांचल विकास बोर्ड की बैठकों में ब्लैक पॉटरी के बारे में भी, और जो मुबारकपुर का रेशम का उद्योग है और उसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की है। और प्रदेश सरकार का भी ध्यान में है कि हर ज़िले में एक और उत्पाद उसको महत्व दिया जाए। उसमें ब्लैक पॉटरी यहाँ की है, उसको महत्व मिल रहा है और आगे उसको और विकसित करने का प्रयास सरकार करेगी। आपने सुना, हमारे साथ व्यक्ति विशेष में इस वक्त बात कर रहे थे पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह जी, जिनका कहना है कि एक जनपद और एक उत्पाद को लेकर के ब्लैक पॉटरी और मुबारकपुर की साड़ियों को नया आयाम मिल सकता है, और ये अपेक्षा की जाती है कि आजमगढ़ जैसे समृद्धशाली साहित्यिक जगह से संसद में आवाज़ भी आगे बुलंद होने वाली है। तो आगे अपने कार्यक्रमों में फिर हम किसी व्यक्ति विशेष से अगले एपिसोड में बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे इस कार्यक्रम में।